सर पहले तो TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब बात करेंगे शुरुआत नए शो के बारे में जो आ रहा है, द ट्रेटर्स। जी। तो कैसे अप्रोच हुआ, क्योंकि कई रियलिटी शोज आते हैं, तो आपको क्यों लगा कि यही एक शो है या यही सही शो है जो मैं अगर रियलिटी शो करना चाहूँ तो? वो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी कन्विंसिंग लगी थी बीबीसी की तरफ से जी। क्योंकि ये प्रोड्यूस बीबीसी ने किया है और अमेज़ॉन ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर है। तो मुझे जब पहली बार फ़ोन आया बीबीसी से कि ऐसा ऐसा है, ये शो है और हम चाहते हैं कि आप ये शो करें, तो मैं पहले सुन के मेरे मन में घबराहट इसलिए हुई थी बिकॉज देयर आर सो मेनी रियलिटी शोज इंक्लूडिंग जो एक कलर्स पे आता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है, बट वो सारे रियलिटी स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पे मैं बिलोंग नहीं करता हूँ और जहाँ मुझे लगता नहीं है कि मेरे जैसा कोई भी आदमी कभी पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज वो स्पेस थोड़ा सा गलत है, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डर्टी स्पेस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि रियलिटी शोज़ जो भी बन रहे हैं वो सारे ऐसी स्पेस में है कि वहाँ पे किसी भी एक अच्छे इज़्ज़तदार आदमी के लिए पार्टिसिपेट करना बड़ा मुश्किल है। तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनको बोला कि इफ़ दिस शो दैट यू आर मेकिंग इज़ रिमोटली क्लोज टू दैट वन देन कंसिडर इट अ नो फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। तो देन दे सेड कि नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ दैट जॉनरा एट ऑल। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ये शो कहाँ से आया है, क्या फॉर्मेट है, कैसे वो एक अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और कैसे नंबर 1 है ओवर 30 कंट्रीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा मुझे बताया गया था। और बीबीसी की पूरी टीम बैठी थी हमारे वर्चुअल उसमें मीटिंग में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया, कन्विंस किया और उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर भी किया मुझसे देखने के लिए कि आप देख लीजिए, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी नाइस, क्लीन एंड नीट एंड वेरी नीश काइंड ऑफ अ रियलिटी शो एंड वी डेफिनेटली वांट यू टू बी देयर। That is why we are reaching out to you because we have certain kind of people on our mind. तो वहाँ से फिर मुझे मैं कन्विंस हो गया। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था और हम आए थे तो सभी को लुक बहुत अच्छा लगा और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था कि यस बहुत अच्छा है, अलग लग रहा है। बट सालों से हमने वो जो रियलिटी शो है एक जो कवर किया है बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे, और इस शो में भी वहाँ के कोई कंटेस्टेंट्स हैं, तो कई बार होता है कि कुछ लोगों की आदतें नहीं जाती, तो ऐसे में फिर अपनी गरिमा बनाए रखना और इस शो में आगे बढ़ना वो चैलेंजिंग था कि आसान था? देखिए, अपनी वैसे तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है जी। तो वो तो है ही। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़बरदस्ती परेशान करे तो फिर मैं ये मानता हूँ कि जिसकी मैं भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है भोलेनाथ की। जी। तो मैं जितना शांत हूँ उतना ही अंदर मेरे एक रौद्र रूप भी है जो मैं दिखा सकता हूँ अगर टाइम आने पे ज़रूरत पड़े तो। हालांकि मुझे लगता है कि सब लोग इतने समझदार तो हैं कि उनको ये पता है कि आप किसके साथ कैसे व्यवहार आपको रखना है। तो मेरे साथ किसी ने मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे मुझे अपना व्यवहार चेंज करना पड़ा। तो इट वेंट वेरी स्मूथ। जो लोग आदत से मजबूर हैं वो आदत से मजबूर ही रहेंगे और वो अपने दायरे में वो हरकतें करते रहेंगे। तो उससे मेरे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एज लॉन्ग एज मुझे कोई डायरेक्टली कभी किसी तरह से कोई परेशान ना करे तो। राइट। सो करण सर से पहले मुलाकात हुई थी या इस शो के दौरान उनसे? नहीं, करण से मैं पहले मिल चुका हूँ बहुत साल पहले। हाँ, कई बार मिल चुका हूँ उनसे और अब की बार डेफिनेटली बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई उनसे। बट एज ऑलवेज वेरी वेरी गुड बिकॉज करण जौहर एक बहुत ही इवॉल्व्ड इंसान है और मुझे लगता है कि हर इंसान एक एज में पहुंचने के बाद, एक समय, एक जीवन का एक्सपीरियंस लेने के बाद थोड़ा इवॉल्व हो जाता है फॉर द बेटर। एंड करण आई थिंक हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। और क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं पर्सनल लेवल पे। प्रोफेशनली तो वो हमेशा ही बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बट पर्सनल लेवल में उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखे हैं आई थिंक उससे भी काफ़ी
मैच्योरिटी और काफ़ी एवोल्यूशन हो जाता है आपके अंदर, और वो आपको एक बेहतर इंसान बना देता है। राइट। तो ट्रेलर लॉन्च में उन्होंने कहा था कि इस शो में मैं ऐसा हूँ कि मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, कोई भी ना किसी को हाय हेलो करता, मैं बहुत एक अपने जोन में रहता हूँ, क्योंकि वो इस शो का फॉर्मेट है। और हमने उन्हें एक रियलिटी मतलब कई बार होस्टिंग के पर्सनल होते हुए देखा है, हाँ। इमोशनल होते हुए देखा है, गुस्सा निकालते हुए देखा है। तो सच में वो इतने पॉइज थे कि आपसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते थे, इस तरह से होता था? सच में बहुत पॉइज थे, और मेरे ख्याल से ये शो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उनके लिए रहा है क्योंकि उनको इतना कंट्रोल करके रखना पड़ रहा था अपने आप को, क्योंकि जिस तरह के वो हैं, ही इज़ अ पब्लिक पर्सन, यू नो, ही इज़ पीपल्स पर्सन, और उनको बातचीत करना, इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ऑन कैमरा तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें ही एक्सेल्स इन दैट। पर यहाँ पे एक शो में उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें उनको परमिशन ही नहीं है इंटरेक्ट करने की। तो आप सोचिए कि वो इंसान कितनी तकलीफ़ों से गुजरा होगा कि वो सामने सबके होने के बावजूद भी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुल के। तो yes, he had to put up a really brave act, and very he was very reserved throughout, and I could see that it was very difficult for him. It was not easy for him, but he did a fantastic job. Right. So यार, अब आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो what are your do's and don't? क्योंकि जब शुरुआत होती है तो शायद कुछ लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं होता चूज़ करने का, बट अब जब इस मुकाम पे सभी है, एक लोग आपको जानते हैं, आपका नाम जुड़ने के बाद लोग वो प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, फिर वो रियलिटी शो क्यों ना हो। तो अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट अप्रोच होता है आपको, तो क्या डूज और डोंट होते हैं सुधांशु पांडे के किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहने से पहले? 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं कि प्रोडक्शन हाउस क्या है, डायरेक्टर कौन है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट क्या है, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपका किरदार। तो किरदार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से ये चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि यार जो भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो अच्छा होना चाहिए, वो प्ले करने में मुझे मज़ा आना चाहिए। और मैंने बहुत सारी फिल्म्स की हैं, बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, OTT की सीरीज़ की हैं, फिर मैंने एक टेलीविज़न शो किया 4 साल, उसमें एक किरदार निभाया। तो मैं जहाँ पे जो भी कैरेक्टर करता हूँ वो उसको कोशिश करता हूँ कि वो बहुत इम्पैक्टफुल बन जाए और लोग हमेशा उसको याद रखें, चाहे वो स्पेशल अपीयरेंस रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो। जैसे सिंघम जब पहली सिंघम आई थी, उसमें पहले 10 मिनट कहानी मेरी थी, इंस्पेक्टर राकेश कदम की, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है जो अपने आप को गोली मार लेता है। तो वो भी स्पेशल अपीयरेंस था, लेकिन वो कैरेक्टर भी मैंने इतनी शिद्दत से किया कि लोग याद रखें उसको, और लोगों ने याद रखा आज तक। कोशिश यही है कि आगे भी जो मैं किरदार करूं वो ऐसे किरदार हों जो आइकॉनिक बन जाएं, या मैं उनमें जान डाल सकूं। वो उस स्पेस में होने चाहिए जिसमें मैं अपनी पूरी जान डाल सकता हूं क्रिएटिवली एज एन एक्टर। और ऐसा कुछ हो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जो है वो अपने हर किरदार के साथ इवॉल्व होता है, एज एन एक्टर इवॉल्व होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ जिसके साथ मैं एज एन एक्टर इवॉल्व होता रहूँ, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं, क्योंकि जीवन आपको सिखाते रहता है कुछ ना कुछ हमेशा, बट एज एन एक्टर आपके किरदार आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि मैं जो भी किरदार करूँ वो ऐसा कि जिससे मैं भी इवॉल्व हो जाऊँ और उसको मैं कुछ ऐसा यादगार बनाऊँ कि लोग हमेशा याद रखें। तो वनराज से क्या मतलब, ये आपका टेक अवे क्या था उस किरदार से? सेटिस्फैक्शन, आई थिंक टेक अवे यही है कि मैंने जो भी किया शायद अच्छा किया होगा, क्योंकि लोगों को वो आज तक याद है। अब तो 10 महीने हो गए छोड़े हुए, बट लोग अभी भी उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही मोहब्बत मिलती है उस किरदार को लेकर। और अब क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ तो मोहब्बत ज़्यादा मिल रही है पहले। बट वो होता है ना कि एक डीएम में कोई तो दिन में एक तो होता होगा कि सर कब वापस आएंगे। नहीं, एक नहीं होता है, कम से कम 100 होते हैं कि आप कब वापस आ रहे हैं। तो अभी भी लोग उस उम्मीद में कि कब वापस आ रहे हैं, बट वो एक तरह से उनका प्यार है जो खुद दिखाते हैं कि यू नो वी लव यू सो मच दैट वी वांट यू टू कम बैक। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सर आप पैसे लेके कहाँ गए, अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं, आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो तो मुझे बाद में पता चला था कि शो में ऐसा कुछ दिखाया गया था कि मैं पैसे लेके चला गया, जो मुझे नहीं पता था। उसका रीज़न मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं पैसे लेके क्यों गया।
But I think Vanraj as a character was one of the most fruitful characters that I played, because मैं हमेशा हर इंटरव्यू में एक चीज़ बोलता हूँ कि वो ऑथर बैक नहीं था. ऑथर बैक तो उसमें फीमेल कैरेक्टर जो था वो ऑथर बैक था, क्योंकि वो डिफाइंड था कि भाई आपको अच्छा ही लगना है हर समय. राइट. वनराज के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अनप्रेडिक्टेबल था. तो मेरे लिए फ्री प्लेग्राउंड था वो, और मैंने उसको फ्री प्लेग्राउंड की तरह ही ट्रीट किया. और मैंने उसको इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना सरप्राइजिंग, मैं उसको एलिमेंट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करता था जिससे लोग सरप्राइज हो जाएं कि अरे ये क्या हुआ. तो वो एंटरटेनमेंट, उसकी जो वैल्यू थी वो हमेशा बहुत टॉप नॉच रहती थी. तो लोगों को मज़ा आता था उसको कंज्यूम करने में, उस कैरेक्टर को. तो आई थिंक आई हैड अ गुड रन, एंड दैट्स इट. आई थिंक माई फर्स्ट डेली शो, I think I brought as much justice as I could to the character. और अब now I'm looking forward to being back in films and OTT, and I'm hoping कि अब कुछ अच्छे characters मैं films और OTT में करूँ. बिल्कुल. तो अभी फ़िलहाल किसी के टच में, क्योंकि ये मुझे फैंस ने पूछा था सवाल कि अनुपमा में से कास्ट या मेकर्स किसी के टच में हो आप? नहीं, मैं कुछ एक्टर्स हैं उसमें से जो यंगर जनरेशन वाले थे, उसमें से कुछ से टच में रहता हूँ मैं हमेशा. वो लोग कभी कभी मैसेज करते रहते हैं, या कभी कभी हम लोग मिल भी लेते हैं बाहर. तो यस, नॉट एवरीबॉडी, बट कुछ लोग जो दिल के करीब थे उनके साथ. राइट. अब सर, आपने, अभी हमारी बात हुई थी तब मुझे पता चला कि डायरेक्शन, फ्रेमिंग, सब टेक्निकल नॉलेज भी है. तो कभी ये सोचा है, वो लिस्ट में है कि वो एज अ प्रोड्यूसर? यस, डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. तो आई एम श्योर वो भी टाइम आएगा कि मैं एज अ प्रोड्यूसर कुछ अच्छे कंटेंट को मैं लेके आऊँ. वो तो है ही है. डायरेक्शन का भी मैंने सोचा नहीं है, पर टेक्निकली मैं साउंड, आई थिंक अगर आप अपनी काम बहुत शिद्दत से करते आ रहे हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट से करते आ रहे हैं, तो जितने साल का एक्सपीरियंस मुझे है, आई थिंक हर एक्टर को टेक्निकली नॉलेज काफ़ी अच्छी हो ही जाती है. वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए. तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी कीन आई फॉर, मैं उस आर्ट को बहुत अच्छी तरह से हमेशा समझना चाहता हूँ जिस आर्ट का हिस्सा मैं हूँ. तो मुझे पता होना चाहिए कि यार अगर कैमरा यहाँ लगा है तो क्यों लगा है, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो क्यों देख रहा हूँ, या उस सीन, जो सीन में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उस सीन के पीछे का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. लाइट अगर ऐसे लगाई है तो क्यों लगाई है, ऊपर से लगाई है तो क्यों लगाई है, नीचे से लगाई तो क्यों लगाई है. हर चीज़ का मतलब मैं जानने की हमेशा मैंने कोशिश की है, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल आर्ट वेरी वेल. तो एज एन एक्टर क्या होता है कि मुझे उसकी बहुत मदद मिल जाती है. कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को समझ में नहीं आता कि किस तरफ उनको देखना चाहिए वाइल परफॉर्मिंग, या कौन से एंगल में देखना चाहिए, या कब उनको अपनी आँखों का मूवमेंट करना चाहिए, कब उनको अपने कैरेक्टर की तरफ देखना चाहिए, कब नहीं देखना चाहिए. तो आई एक्चुअली यूज़ द कैमरा डजंट यूज़ मी. आई यूज़ द कैमरा टू कम्युनिकेट. दैट इज़ माई स्किल. आई हैव ऑलवेज यूज़ द कैमरा वेरी वेल, कि मुझे मालूम है कि कब वो कैमरे में अगर मैंने खाली इतना शिफ्ट करके देख लिया तो कैमरा पकड़ेगा और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ऑडियंस को फील होगा यहाँ पे. सो आई नो दैट, एंड आई सॉर्ट ऑफ लर्नड ऑन द जॉब. और मुझे लगता है कि अभी तो पिक्चर पूरी की पूरी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देना है ऑडियंस को एज एन एक्टर मुझे. बट आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आप किसको मानते हैं? प्रोफेशनली वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मैं हल्के में लेता हूँ. हर प्रोजेक्ट के साथ मैं हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ा हूँ. बट यू डिड सिंगिंग, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप फिल्में की है, टीवी किया है, मतलब इट्स लाइक बहुत कुछ. तो ऐसे कभी आया ज़िंदगी में कि एक टाइम की जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट पूरी बदल गई हो प्रोफेशनल? नहीं, टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के साथ मुझे एक अलग आइडेंटिटी मिली है. हर चीज़ को टर्निंग पॉइंट तो तब होगा कि मैं खुद सरप्राइज हो जाऊं जी, वो टर्निंग पॉइंट होगा जी. बट जो चीज़ मैं देख समझ के, सोच समझ के कर रहा हूँ, जैसे आई वुड, फॉर मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टर्निंग पॉइंट वुड बी एनिमल फॉर बॉबी देओल. दैट्स अ टर्निंग पॉइंट, राइट? फॉर अ 13-minute रोल, literally 12 to 13 minutes in the film, with
नो डायलॉग, राइट, क्योंकि वो उसमें गूंगे बने थे. जी. And that character has turned everything around for him. True. Completely. I mean, he did Ashram, which was hugely successful. Right. But what turned everything around was that 13-minute part Right. in Animal. So that is something that you can call a turning point. Otherwise, everything is a step forward. For me, when I was singing with the band, step forward. When I did a Sing is King, step forward. When I did Anupama, step forward. Whatever you may consider, it's always been a step forward. But turning point is something that you can't decide from before. That is something that has to be a gift of Almighty, which happens with everybody at some point in time. I'm hoping that it happens with me soon. Right. So सर इतनी फिल्में की है तो सबसे ज़्यादा जैसे गुड टाइम या कौन सी फिल्म के सेट पे है? I think सबसे ज़्यादा मज़ा, वैसे तो हर फिल्म के सेट पे मुझे बहुत मज़ा आया. 50 से ऊपर फिल्में की हैं मैंने, बहुत मज़े किए हैं. बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया था सिंग इज किंग में. उसकी वजह ये थी कि सिंग इज किंग में सारे एक्टर्स ना जितने भी थे, सब के सब, मतलब फ्रॉम अक्षय टू कटरीना टू किरण खेर टू जावेद जाफरी टू रणबीर शोरी टू नेहा धूपिया टू सोनू सूद टू मी, मनोज पावा, ये वो जितने भी थे, हम लोग सब एक साथ थे. एक ही जगह पे, एक ही बिल्डिंग थी जिसमें हम सब रह रहे थे, एक अपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में. और वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने थे. तो जब इतने सारे लोग एक साथ हो ना, तो उसका मज़ा अलग हो जाता है, यू नो, क्योंकि और सारे के सारे जोकर, सब, एवरीबडी वाज वेरी फनी, यू नो, एवरीबडी हैड अ सेंस ऑफ. ओम पुरी साहब तब अलाइव थे, ही वाज देयर, ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो ओम जी वाज देयर एंड all of us had so much fun because we were together all the time, you know. और वो फिल्म आप देखेंगे सिंग इज किंग में तो सब लोग साथ ही में थे ना पूरे टाइम, यू नो. एंड देन यू आर इन डिफरेंट कंट्री, तो मतलब खाने पीने के लिए भी आप साथ में जा रहे हो, फिर सड़कों पे आप वॉक साथ में कर रहे हो, मज़े कर रहे हो. और तो मेरे लिए वो दैट वाज रियली ग्रेट फन. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड. तब भी अक्षय सर इतने डिसिप्लिन थे, जो सुबह उठना वगैरह. वो तो शुरू से वैसे हैं, क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म भी अक्षय कुमार के साथ ही थी. मेरा जो लॉन्च था बॉलीवुड में, इट वाज वो, इनफैक्ट अक्की पाजी ने ही मुझे कास्ट करवाया था उस फिल्म में. इट वाज कॉल्ड खिलाड़ी 420. उसमें मैं, महिमा और सो आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल हीरो विद देम, विद अक्षय. एंड तो बड़ा मज़ा आया था. तो तब से ही मेरी उनकी पहचान है, और तब से डिसिप्लिन तो है ही है. मुझे अभी तक याद है खिलाड़ी 420 में जब हम लोग ये कौन सी जगह है वो फिल्म, वो जो हेलीपैड, नहीं फिल्म जो इस तरफ है ना, एक जोकर में जो रेजिडेंशियल एरिया है ऊपर ही, क्या बोलते हैं उसे, वहाँ पे एक पहले हुआ करता था, वो एक शूटिंग वहाँ पे बहुत होती थी. तो वहाँ पे भी वो पहाड़ी रास्ता है ऊपर. तो मैं सुबह जब लोकेशन पे पहुंच रहा था तो अक्षय वाज, मतलब गाड़ी आगे चली गई थी ना, ही वाज रनिंग टू द लोकेशन. तो ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी डिसिप्लिन. एंड आई थिंक वो डिसिप्लिन क्या होता है वो अपने अंदर ही होता है. मेरे में भी वैसे ही डिसिप्लिन है शुरू से, कि मैं फौजी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी डिसिप्लिन. सो आई थिंक डिसिप्लिन गोज़ अ लॉन्ग वे. और वो या तो है आप में या नहीं है. तो मुझ में तो बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, वैसे ही उनमें भी बहुत है. तो जो डिसिप्लिन रहते हैं, आई थिंक दे टेंड टू लुक बेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑल डू इट. सर इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, आज आपको जब लोग देखते तो एक स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है ना. अच्छा, ये बहुत सारे लोग, जैसे कि अब मैंने बोला अच्छा हमने इन्हें सिंगिंग करते हुए देखा था, तब से वी हैड दैट कनेक्शन विथ यू. बट आपकी लाइफ का स्टार स्ट्रक मोमेंट कब था? किस एक्टर को देख के आपको ऐसे हुआ? I think Vinod Khanna साहब. Probably because when we were growing up, तो हमने जब भी उनकी फिल्में देखी तो हमको ये लगता था कि यार वाओ कितना गुड लुकिंग आदमी है, यू नो. एंड मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने उनके साथ 3 फिल्में की. पहली फिल्म थी पहचान, जिसमें
रवीना और मैं थे. रवीना was the heroine and I was the hero, and Vinod Khanna played my father. So I had a privilege of working with him, and I don't know, starstruck बोलना चाहिए या I was, you know, I used to look at him in awe कि यार कितना गजब की personality है उनकी, you know. And incidentally what happened was when we played father and son, and we used to be in the same frame talking to each other, dialogues वगैरह जब होते थे हमारे, तो जब वो कट होता तो बाद में सब बोलते थे कि you know you guys look so good together, you actually look like father son, you know, similar persona. So I used to be very, मतलब for me it was a huge compliment कि यार you know how blessed am I to have worked with somebody like Vinod Khanna, and लोग ये बोल रहे हैं कि यार you look so good together, you know, really like a father and son. And I did 2 more films after that with him, and had a great time. He was a phenomenal human being. Heard some really great stories of his, you know, from his mouth about his Osho experience and all of that. So I think he's the only man who I looked at in awe. Yeah, what a good-looking man and personality, even that time, even at that age. You know. उनसे जुड़ा कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहिए? This was one evening in Patiala, I think, if I'm not wrong, and we were shooting for a film with Sukhwant Dadda, and it was called Chudiyan, in which I was the hero and Gracie Singh was heroine in that, and I played a Fauji in that, and उसमें खन्ना साहब मेरे चाचा बने हुए थे, and उसकी शूटिंग पे एक दिन जल्दी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग अपने रूम में आए तो उनका फ़ोन आया मेरे रूम में, बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा सर कुछ नहीं, बोले आ जाओ ऊपर. तो मैं उनके कमरे में गया, मेरे साथ विकास भल्ला एक और एक्टर हैं वो भी गए, और हम लोग करीब 7 घंटा बैठे हैं साथ में. वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, एंड उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी सुनाई जिसमें से ओशो का उनका एक्सपीरियंस पूरा, हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट times I had with him, because you know, learning from the horse's mouth कि कैसे उनके जीवन में क्या इतनी जो उनके turning points थे लाइफ के, वो उन्होंने हमें बताए, तो it was such a blessing to hear that from his mouth. That is most memorable. Right. Lastly, future projects के बारे में अगर बताना चाहे ऑडियंस को. Well, अभी for the nearest future is Traitors आ रहा है. Traitors आप सभी लोगों को देखना चाहिए, because Traitors is मेरा पहला रियलिटी शो है, but I think because उस Traitors का पहला सीज़न है हमारे देश का, तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, because अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आई कैन गारंटी यू कि आप लोग बोर नहीं होंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है. तो ट्रेटर्स इज़ वन थिंग दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू. और 1-2 जगह मेरी बातचीत चल रही है. लेट अस सी व्हाट, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी आई एम अ लिटिल पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई वांट टू पिक. तो अब बस उसी का इंतज़ार है कि कोई बहुत ही बुलजाए वाला प्रोजेक्ट मैं करूँ जल्दी. Well, looking forward to it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.